एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। प्रारंभ करते हैं। आज हम बिहार पीजीटी हिंदी में कविता लगी हुई है शासन की बंदूक, जो प्रसिद्ध रचनाकार प्रगतिवादी युग के नागार्जुन की है और यह रचना आपके यूजीसी नेट हिंदी में भी लगी हुई है। तो इस प्रकार से यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म वर्ष देखा जाए तो 1911 है और मृत्यु 1998 में। कविता से पहले हम कवि के समग्र परिचय को देखेंगे, उनकी चर्चित कविताएं, खड़ी बोली की कविता कौन सी है और मैथिली भाषा की कविता कौन सी है, जो पेपर को लेकर बहुत ही उपयोगी है। और बिहार पीजीटी के अगर नजरिए देखा जाए तो बिहार सरकार द्वारा नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार दिया गया, इस पर भी संपूर्ण चर्चा की जाएगी। उसके बाद कविता की एक एक लाइन की संपूर्ण व्याख्या प्रसंग के साथ हम देखेंगे और विशेषताओं के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं परिचय की ओर। जन्म इनका है 1911 ईस्वी, तरौनी दरभंगा जिला है जो कि बिहार में पड़ता है, और निधन है 1998 में। और इन्होंने 1936 ईस्वी में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वहाँ ये 3 वर्षों तक एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था जिसका नाम था विद्यालंकार परिवेड़, वहाँ पर ये रहे थे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म कहाँ ग्रहण किया था या किस बौद्ध मठ से ग्रहण किया था। इनके उपनामों की चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में प्रश्न इससे बनते हैं। लगभग यहाँ पर आपको 7 उपनाम बताए जाएंगे। तो पहला ही उपनाम है ढक्कन, जो कि इनको बचपन में कहा जाता था। दूसरा है यात्री नाम से, जो कि मैथिली भाषा में रचना लिखते थे। तीसरा है प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपनाम है। चौथा है प्रगतिवाद का प्रतिनिधि कवि। पांचवा है आधुनिक कबीर, ये अपने व्यंग रचनाओं के कारण, पकड़ स्वभाव के कारण ये आधुनिक कबीर कहलाए। एक छठवां है जन कवि। सातवां है बाबा। यात्री इन्हें इसलिए कहा गया कि ये यात्राएं बहुत करते थे। जन कवि इन्हें किसने कहा है, इस पर भी संपूर्ण चर्चा होगी, जहां पर आप देखेंगे आगे के वीडियो में कि महत्वपूर्ण तथ्यों में बताया जाएगा आपको। तो पढ़ते हैं। इनकी प्रथम कविता को देखते हैं। तो मिथिला नाम की इनकी प्रथम कविता थी, जो कि 1929 में प्रकाशित थी और मैथिली भाषा में रचित थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खड़ी बोली में रचित कविता है इनके राम के प्रति। रचना काल है उसका 1933 और प्रकाशित हुई थी यह 1935 में। और कहाँ प्रकाशित हुई थी? विश्व बंधु पत्रिका में। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। प्रारंभ करते हैं इनकी चर्चित कविताओं को। प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, इसलिए हर लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली इनकी महत्वपूर्ण कविता जो है चर्चित थी कालिदास के प्रति, जो आपके यूजीसी नेट में भी लगी है। अकाल और उसके बाद इसकी प्रसिद्ध कविता है कई दिनों तक चूल्हा रहा उदास, प्रेत का बयान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, जो कि एक बच्चे की मुस्कान को लेकर बनी कविता है, सिंदूर तिलांकित भाल, रेणुका, अहल्या, शकुंतला। इनकी बहुत महत्वपूर्ण चर्चित कविताएं हैं। 2 इनकी लंबी कविता है। कौन कौन सी है? हरिजन गाथा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा गोरा, भूमिजा और हरिजन गाथा इनकी महत्वपूर्ण लंबी कविता है। और लिस्ट एंड लास्ट है 12वां बहुत दिनों बाद। अब खड़ी बोली की रचनाओं को देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है और हर रचना अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जामों में पूछी जाती है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो भी यह रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है युगधारा, प्रकाशन वर्ष है इसका 1955। दूसरा है सतरंगी पंखों वाली, 1959 में प्रकाशित है। प्यासी पथराई आँखी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1962। भस्मांकुर खंड काव्य है जो कि एक, और 1969 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तालाब की मछलियाँ 1975 प्रकाशन वर्ष है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 इसका प्रकाशन वर्ष है। तुमने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे मिलती जुलती रचना है उसने कहा था, मैंने नहीं कहा था। ये सब रचनाएं आपने सुनी होंगी, तो कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दें कि इन
रचनाओं के रचनाकार कौन है? आठवां रचना है हजार हजार बाहों वाली, 1981 इसका प्रकाशन वर्ष है। पुरानी जूतियों का कोरस, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, 1983 इसका प्रकाशन वर्ष है। रत्नगर्भा, यह इनकी महत्वपूर्ण रचना है और 1984 में इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी आखिर हम क्या ऐसे भी, 1985 इसका प्रकाशन वर्ष है। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, 1986 इसका प्रकाशन वर्ष है। 13वां है आपका इस गुब्बारे की छाया में, 1990 प्रकाशन वर्ष है। भूल जाओ पुराने सपने, 1994 इसका प्रकाशन वर्ष है। अपने खेत में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, 1997 इसका प्रकाशन वर्ष है। और संपूर्ण रचनाओं को नागार्जुन रचनावली, जो कि 7 खंडों में समस्त रचनाओं का संकलन करके प्रकाशित हुई थी, कब? 2005 में। महत्वपूर्ण रचना है, प्रश्न इस पे बन सकता है। अब हम देखेंगे मैथिली भाषा में रचित काव्य रचनाएं। पहला है चित्रा, 1962 में इसका प्रकाशन वर्ष है। विशाख, 1964 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसी नाम से जयशंकर प्रसाद ने भी रचना की है, ये भी ध्यान देना है। तीसरा है बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रहीन नग्न गाछ, 1966 में इसका प्रकाशन वर्ष है। 1968 में इन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, इनके पुरस्कारों की चर्चा करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अभी तुरंत ही कि 1968 में पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1988 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार, 1993 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप बिहार पीएचडी का पेपर दे रहे तो उसके लिए 1993 में बिहार सरकार द्वारा राजेंद्र शिक्षा सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे हम बढ़ते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। 5वां है 1995 में बंगाल सरकार द्वारा राहुल सम्मान से इन्हें सुशोभित किया गया था। अब महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, आलोचकों द्वारा कथन कहे गए हैं, नागार्जुन स्वतंत्र चेता एवं जन वेदना के कवि थे और जन वेदना जिनके समग्र साहित्य में ठोस यथार्थ के साथ प्रकट हुई है। विश्वनाथ त्रिपाठी का यह कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में कथनों को देकर प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कथन है जो कि नामवर सिंह का है, नागार्जुन जैसा प्रयोग धर्मा। अब प्रश्न यहाँ बन सकता है कि नागार्जुन को प्रयोग धर्मा कवि कम देखने को मिलता है, किसने कहा? तो चाहे वो प्रयोग लय के हो, छंद की हो या विषय वस्तु की हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों रूपों में यहाँ बता दिया गया, छंद के, प्रयोग लय के और विषय वस्तु की। किसने कहा? नामवर सिंह ने। तीसरा कथन है, सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति इनके साहित्य का प्रमुख पक्ष है। तो इनके साहित्य का प्रमुख पक्ष क्या है? सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति, जो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से की है। तो नंद किशोर नवल इसके कथनकार हैं। चौथा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन, नागार्जुन वास्तव में कृषकों एवं शोषितों के कवि हैं। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में देख के पूछा जा सकता है। और कथनकार भी महत्वपूर्ण है, जिनके काव्य में प्रगतिशीलता प्रत्येक स्तर पर परिभाषित होती है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं हम। 5वां है, रामविलास शर्मा ने नागार्जुन के बारे में लिखा था, जहाँ मौत नहीं, बुढ़ापा नहीं, जनता के असंतोष और राज्य सभाई जीवन का संतुलन नहीं, वह कविता है नागार्जुन की। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा था इन्होंने, शर्मा जी ने। अब विशेष तथ्यों को देखते हैं। हरिजन गाथा और भूमिजा इनकी लंबी कविता है। पूछा जा सकता है कि नागार्जुन की लंबी कविता क्या कौन कौन सी है और भूमिजा का संपादन किसने किया था? तो इनके पुत्र शोभा कांत ने किया था। और 1955 में मेघदूत का हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया था। और 1979 में गीत गोविंद का खड़ी बोली में, जो कि खंड काव्य के रूप में
रूपांतरण किया गया था। अब हम बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता को पढ़ने से पहले हम कविता का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न आ सकता है। शासन की बंदूक कविता की रचना नागार्जुन ने सन 1966 में की थी। यह कविता वर्तमान की भ्रष्ट शासन व्यवस्था को चुनौती देती है। कवि का मानना है कि शासक वर्ग बंदूक के बल पर जनता पर शासन नहीं कर सकता। जनता के प्रतिरोध के समक्ष शासन की बंदूक नकारा साबित होती है। अमानवीय व्यवस्था के प्रति नागार्जुन के मन में विद्रोह और आक्रोश की भावना है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें जनता को सामूहिक शक्ति पर दृढ़ विश्वास है। अब इसी का संपूर्ण परिचय हम कविता में देखते हैं। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य धन्य है वह, धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दबने लगी शासन की बंदूक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो पेपर में दे के पूछी जाती है। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला को, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम यहाँ पर कविता का प्रसंग को देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में प्रसंग पे विशेष ध्यान देना है। ये जो प्रसंग है यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में 70 के दशक में हो रही सरकारी भ्रष्टाचार व्यवस्था से परिचित कराते हुए इन पंक्तियों की रचना की थी। तो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो 70 के दशक में भ्रष्टाचार हो रहे थे उसकी बात हो रही है। व्याख्या देखते हैं। कवि तत्कालीन राजनीति का पर्दाफाश करते हुए व्यंग्य के रूप में कह रहा है कि उन कंकालनुमा व्यक्तियों की आवाज शासन की बंदूक बनकर आकाश में विस्तृत होकर खड़ी हो गई है। अर्थात उन्होंने राजनेताओं ने अपनी आवाज को जनता पर जबरदस्ती थोप दिया है। ऐसे तानाशाह हिटलरों के घमंड पर पूरी जनता थू थू कर रही है, जिनके कारण से शासन की बंदूक कानी हो गई है, अर्थात अंधी हो गई है। ऐसे तानाशाह राजनेताओं के नेतृत्व में शासन अव्यवस्थित हो गया है और इन राजनेताओं ने जनता की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में विनोबा भावे, जो कि कवि हैं, जैसी महान हस्ती भी उनके सामने मौन हो गई है। कवि ऐसी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसी शासन व्यवस्था धन्य है जहां सत्य घायल हो चुका है और चारों ओर हिंसा का वातावरण बन चुका है। शासन जनता पर जब चाहे जहां चाहे अपनी बंदूक तान रहा है और ऐसी परिस्थिति में भ्रष्ट नेता जनता का कुछ नहीं कर सकते। इन्हें या तो इस शासन व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा या शासन को छोड़ना होगा। अतः जनता उस जले हुए पेड़ की ठूठ की तरह हो गई है जिसपे अब कोयल भी आकर गीत नहीं गा रही है। अर्थात शासक वर्ग की चुनौतियां अब जनता डरने वाली नहीं है तथा राजनेताओं को कोयल के स्वर के समान मीठी चुपड़ी बातों में अब जनता नहीं आने वाली है। अर्थात उसकी आंखें खुल चुकी हैं और अब भ्रष्ट नेताओं को शासन छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर विशेष तौर पे देखें तो यहाँ पर भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। ठेठ खड़ी बोली उद्देश्य शब्दों का प्रयोग है। अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इस प्रकार से आपकी ये कविता शासन की बंदूक यहाँ पर कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।